नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र आज एक बार फिर अपनी सहयोगी प्राध्यापक मित्र डॉक्टर उषा आलोक दुबे के साथ फिर से उपस्थित हूँ ताकि आप लोगों के साथ बात कर सकूँ इलाहाबाद की मशहूर गायिका जानकी बाई छप्पन छुरी के बारे में, जिनके कुछ निशान खोजने की कोशिश हम लोगों ने अपने इस पेपर के माध्यम से किया है। साथियों, अपने जीवन के संघर्ष का रूपांतरण जिस जीवन शिल्पी मन ने गहराते फैलते हुए अंधेरे के बीच किया, उन्हें रंग और रोशनी की दुनिया से कोई बेदखल नहीं कर सकता। इनकी दास्तानें इस दुनिया से भुलाए नहीं भूलेंगी। ऐसा ही एक मुकम्मल दास्तां ऐसे ही एक मुकम्मल दास्तां की तलाश में वक्त की राख को झाड़ते हुए हम पहुंचे छप्पन छुरी की मजार पर। छप्पन छुरी अर्थात मशहूर और मारूफ गायिका जानकी बाई इलाहाबादी। जानकी बाई मूलतः बनारस की रहने वाली थी। आपके पिता श्रीमान शिव बालक एक पहलवान थे और उनकी मिठाई पूरी की छोटी मोटी दुकान भी थी। संभवतः उनका आवास और दुकान बनरा पुल के पास वरुणा पुल वाले मोहल्ले में कहीं पे रहा होगा। कचौड़ी, सब्जी, दही, जलेबी बनारसियों का आज भी प्रिय नाश्ता है। इसलिए मिठाई के साथ पूरी, कचौड़ी और सब्जी बेचने की परंपरा वहां पुरानी। बनारस अपने अखाड़ों और पहलवानों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। स्वामीनाथ अखाड़ा, अखाड़ा राम सिंह, बड़ा गणेश, गया सेठ, कर्ण घंटा और अखाड़ा जम्बू सेठ यहाँ के वो अखाड़े हैं जहां आज भी नियमित रूप से पहलवान अभ्यास करते हैं। पहलवान महंत स्वामीनाथ, पहलवान राम मूर्ति, बाकेलाल पहलवान, मनोहर पहलवान, बाबुल पहलवान, सुमेर पहलवान, चिक्कन पहलवान, झारखंडी राय और भैया लाल जैसे जाने माने पहलवान इसी बनारस से रहे। ढाक, सखी, काला जंग और मुल्तानी दाव के साथ साथ धोबिया पछाड़ दाव बनारसी पहलवानों की खासियत रही है। इन पहलवानों को बनारस के सेठ, साहूकार और पंडित पुरोहित अपनी आवश्यकता अनुसार काम भी देते रहे हैं। उसके उद्देश्य अलग अलग रहे हैं, उन पे हम यहाँ पे उतनी चर्चा नहीं करेंगे। इन्हीं पहलवानों में से एक रहे होंगे श्रीमान शिव बालक पहलवान, जो कि जानकी बाई के पिता थे। जानकी बाई की माता का नाम मनकी या मानकी देवी था, जो एक कुशल गृहिणी और मिठाइयों को बनाने में निपुण कारीगर थी। मनकी या मानकी देवी अपनी बेटी की गायन कला को बहुत पहले ही समझ चुकी थी और उसे बढ़ावा देने के लिए वे निरंतर प्रयासरत रही। जानकी बाई के जन्म की तारीख को भी लेकर कई विवाद, लेकिन मोटे तौर पे उनका जन्म सन 1880-85 के आसपास मान लिया जाता है। ज्यादातर बड़ी स्वीकृत तारीख के रूप में हम लोग 1880 को ही स्वीकार करते हैं। जानकी बाई बचपन से ही सांवले रंग की थी। जानकी से बड़ी उनकी 3 बहनें और एक छोटा भाई भी था। जो थोड़ी बहुत बिखरी हुई जानकारी उनके परिवार के बारे में मिलती है, उसके हिसाब से जानकी की इन तीनों बहनों की बहुत पहले ही किसी महामारी में मृत्यु हो चुकी थी। जानकी बाई और उनका भाई बाबा महादेव की कृपा से बच गए थे। इनके परिवार में एक स्त्री और थी जिसका संभवतः नाम लक्ष्मी था, जो कि जानकी की सौतेली माँ थी, जिसे जानकी चाची कहती थी। लक्ष्मी से शिवबालक पहलवान का विवाह हुआ हो, ऐसी कोई सूचना कहीं पे दर्ज हमें नहीं मिलती। वह संभवतः कोई दुखियारी थी जिसे शिवबालक पहलवान ने अपने घर में शरण दी थी। उनके बीच का संबंध एक तरह से आपसी समझ का संबंध था। मनकी या मानकी अपनी बेटी और बेटे के साथ बनारस छोड़कर इलाहाबाद में चौधराई नसीबन के कोठे पर कैसे पहुंची, यह कई कहानियों के बीच घिरा हुआ एक जटिल प्रश्न। उसकी थोड़ी बहुत पड़ताल यहाँ जरूरी है। एक मत यह है कि जानकी बचपन से ही सुरीले गली की मल्लिका थी। मंदिरों में उसे भजन गाते सुन लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बेटी की इसी खूबी को पहचान कर माँ मानकी देवी ने उन्हें स्थानीय शास्त्रीय संगीत के उस्तादों से शिक्षा ग्रहण कराने का अवसर प्रदान किया। जल्द ही जानकी इतनी निपुण हो गई कि मात्र 12 साल की आयु में उसने एक संगीत प्रतियोगिता में बनारस के बड़े नामी गायक
पंडित रघुनंदन दुबे को परास्त कर दिया। इसके लिए रानी बनारस के द्वारा उसे सम्मानित भी किया गया, लेकिन पंडित रघुनंदन दुबे इस अपमान से इतने आहत हुए कि उन्होंने एक दिन मौका देखकर चाकू से जानकी पर अनगिनत हमले किए। उन्होंने चाकू से जानकी के चेहरे और शरीर पर कई घाव किए। घायल जानकी का रानी बनारस की मदद से मिशन अस्पताल में करीब 6 साल इलाज चला और अंततः वह बच गई। जानकी के शरीर पर चाकू के कुल 56 निशान बने थे, इसलिए आगे चलकर जानकी बाई को 56 छुरी भी कहा गया। जानकी बाई से जुड़ी यह कहानी व्यक्तिगत तौर पर हमें बड़ी भ्रामक लगती है और इसके कुछ कारण भी हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। पहली तो ये कि बनारस की संगीत परंपरा या इसके उस्तादों का इतिहास जिस रूप में भी उपलब्ध है, वह कम से कम अपनी परंपरा और नामचीन अपने साधकों के प्रति बहुत सारी जानकारी हमें उपलब्ध करा देता है, और फुटकर रूप से तो बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है ही। खासकर अगर मैं सन 1835 के बाद की बात करूं, तो हम देखेंगे कि उन सारी परंपराओं में, उन सारे गुरुओं के बीच में कहीं भी किसी नामचीन गायक पंडित रघुनंदन दुबे का उल्लेख नहीं मिलता। कम से कम जितना हमारा अध्ययन रहा, हमें कहीं भी इस नाम का उल्लेख नहीं मिला। इतना ही नहीं, अपितु किसी नामचीन गायक द्वारा 12 साल की बच्ची को चाकू मारकर बदला लेने की कोई चर्चा भी पूरे बनारस में जो समय समय पर काशी विशेषांक और काशी के इतिहास से संबंधित किताबें निकलती रही हैं, उनको खंगालने पर भी इस तरह की कोई कहानी या कोई चर्चा हमें नहीं मिलती। और जो बनारस को समझता है, बनारस की संगीत परंपरा को समझता है, वो अच्छे से जानता है कि इस तरह की चीजें संभव नहीं है। बनारस की वो संगीत परंपरा, खासतौर पे मैं 1835 के बाद की जो बात कर रहा हूँ, जिसमें अली मोहम्मद, अकबर अली, कामता प्रसाद मिश्र, शिव नारायण जी, गुरु नारायण, ज्वाला प्रसाद मिश्र, शिवदास जी, दरगाही मिश्र, मथुरा जी मिश्र, बड़े रामदास जी, पंडित जगदीप मिश्र, प्रयाग जी और दाऊ जी जैसे नामचीन संगीत साधकों के नाम आते हैं, उनके बीच में कहीं भी किसी भी संदर्भ में गायक पंडित रघुनंदन दुबे का कोई जिक्र नहीं मिलता। दूसरी बात जो हमें खटकती है, उसका कारण ये है इस कहानी में कि महारानी बनारस यदि किसी बच्ची का स्वयं सम्मान कर रही हैं, तो बनारस में ये किसकी हिम्मत हो सकती है कि उस बच्ची पर जानलेवा हमला करे। जो बनारस में के वासी हैं या जो बनारस रह चुके हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि बनारस में काशी नरेश का आम जनमानस के बीच में आज भी क्या सम्मान है। जो इस बात को जानते हैं, वे कभी भी इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह, जो लगभग 1835 से 1879 तक काशी के नरेश रहे, वे स्वयं संगीत और कला और साहित्य के इतने बड़े संरक्षक थे। तो ऐसे राजाओं और रानियों की सरपरस्ती जिसे मिली हो, उस पर कोई इस तरह से हमला कर दे, ये बात हजम नहीं होती। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर उस बच्ची के प्रति महारानी बनारस का इतना लगाव था कि वे 6 सालों तक उसका इलाज करा सकती हैं, तो क्या उस नामचीन गायक पंडित रघुनंदन दुबे को उन्होंने सजा नहीं दी होगी? लेकिन इसकी कहीं पे कोई चर्चा नहीं मिलती। और इन सभी भ्रमों के बीच जो सबसे बड़ा कारण है कि इस कहानी पे विश्वास न करने का, वो ये कि यह कहानी उन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि भी नहीं तैयार कर पा रही है जिसके कारण मनकी या मानकी अपनी बेटी जानकी के साथ बनारस छोड़कर इलाहाबाद आती हैं और एक चौधराइन के कोठे पर आश्रय लेने को मजबूर होती हैं। इसकी कोई पृष्ठभूमि ये कहानी नहीं बनाती। इस पूरी कहानी में कुछ बातें लेकिन सूत्र रूप में बड़ी महत्वपूर्ण है, जिनको समझना जरूरी है। जैसे कि जानकी का बचपन से ही संगीत गायन में निपुण होना, रानी बनारस की उस पर कृपा होना, एवं जानकी पर चाकू से जानलेवा हमला होना। इस हमले के संदर्भ में जो दूसरी कहानी है, वह यह है कि मिठाई की दुकान पर आने वाले एक सिपाही द्वारा लक्ष्मी और जानकी से दिल्लगी की बातें होने लगी थी। ये लक्ष्मी वही है जो जानकी की सौतेली माँ है। उसकी नीयत लक्ष्मी पर खराब हो जाती है। वो नियमित रूप से वहां आने लगता है, लक्ष्मी से प्रेमालाप करता है और अंततः वह लक्ष्मी को अपनी बातों में फंसाने में कामयाब हो जाता है,
किसी दिन जानकी उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर जब शोर मचाना चाहती होगी, तो वह सिपाही जानकी पर चाकू से हमला कर देता है। बहुत संभव है कि वह जानकी को खुद अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता हो और उसके चिल्लाने पर चाकू से उस पर हमला कर देता हो। चूंकि रानी बनारस जानकी की गायन प्रतिभा से परिचित थी, अतः जब उस घायल बच्ची के उपचार के संदर्भ में उनसे मदद मांगी गई होगी, तो उन्होंने उसके उपचार की व्यवस्था करा दी होगी। घर में सौतन आने से परिवार में कलह लाजमी था और मानकी या मनकी देवी द्वारा इलाहाबाद आने के पीछे भी इस तरह का यह पारिवारिक कलह एक मूल कारण रहा होगा। किसी प्रेमी द्वारा एक तरफा प्रेम में जानकी से आहत होकर भी उस पर हमले की कहानी कही जाती है, लेकिन ये कहानी भी उसके इलाहाबाद आने वाली स्थितियों और इतनी बुरी तरह से आना कि किसी तवायफ के कोठे पे शरण लेना, उसमें संपूरक नहीं है। तो ये दूसरी जो कहानी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस पृष्ठभूमि को तैयार कर रही है, जो उन कारणों को बताए कि आखिर वे बनारस से इलाहाबाद क्यों आती हैं। सन 2018 में प्रकाशित रिक्वीम इन रागा जानकी नामक अपनी किताब में नीलम सरन गौर इस उपर्युक्त कहानी को ही कुछ और बदलावों के साथ प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि वो एक फिक्शन लिख रही हैं, नॉवेल लिख रही हैं, तो उनके पास ये सुविधा थी कि वो अपनी थोड़ी कलात्मक और अपने विचारों से स्वतंत्रता पूर्वक कहानियों को गढ़ सकें और उनको जोड़ सकें। नीलम जी ने बड़े कलात्मक तरीके से बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया है। वो ये दिखाती हैं कि लक्ष्मी जानकी पर हमले और उसके बाद की पारिवारिक मनस्थिति के बीच घुटन महसूस करती है, अपने आप को कल्प्रिट समझती है और एक दिन बिना किसी को कुछ बताए वह कहीं चली जाती है। उसके जाने के बाद शिव बालक पहलवान उसकी खूब तलाश करते हैं, लेकिन उसे कहीं न पाकर वो एकदम विक्षिप्त से हो जाते हैं, वो एक एब्सर्ड मनस्थिति में आ जाते हैं और वो स्वयं उसके पीछे पीछे घर छोड़कर चले जाते हैं। और कई दिनों के बीतने के बाद भी वो जब वापस लौट कर नहीं आते, तब मनकी या मानकी देवी को चिंता सताने लगती है, और चिंता इस बात की भी कि वे अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगी। लेकिन जैसे तैसे वो दुकान चलाती हैं और उनके संपर्क में इसी बीच चेतगंज में रहने वाली एक महिला पार्वती आती है। पार्वती मनकी या मानकी देवी के दुख सुख बांटती है और उनका विश्वास जीतकर उसे परिवार सहित इलाहाबाद लाकर धोखे से चौधराइन नसीबन के कोठे पर बेच देती है। वह धोखे से मनकी के सारे गहने और पैसे भी अपने साथ ले जाती है। इस तरह लाचार, बेबस और ठगी हुई मनकी या मानकी देवी अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए देह व्यापार के लिए विवश हो जाती हैं। इलाहाबाद के उस कोठे से मनकी या मानकी देवी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। ये कहानी ज्यादा सटीक इसलिए भी लग रही है क्योंकि पहली बात तो इसमें आगे की कथा के लिए पृष्ठभूमि है, और पार्वती द्वारा जो ठगने की बात है, बनारस ठगों का एक अड्डा रहा ही है, और उस समय जब वो बनारस से इलाहाबाद आती होंगी तो निश्चित तौर पे वो जल मार्ग से गंगा जी से आती होंगी, और इन ठगों का अपना एक नेक्सस होता है। बनारस के पंडों और ठगों पे काम करते हुए मैंने देखा था कि वो एक खास तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये नाविक भी शामिल रहते थे, और वो चाहे इलाहाबाद से बनारस, बनारस से कलकत्ता, जो इस तरह के लोग होते थे जो उनका सॉफ्ट टारगेट हो सकते थे, वो पूरे नेक्सस में उनको लूटने का काम चलता था। तो ये कहानी हमें ज्यादा अपील की, और इसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं कि इस तरह की स्थितियां रही होंगी। मानकी अपनी बेटी को इस घृणित काम से दूर रखते हुए कुछ अच्छे उस्तादों से संगीत की शिक्षा दिलाना शुरू कर देती हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा अब जानकी को मिल रही थी। जानकी को गायन की शिक्षा लखनऊ के उस्ताद हस्सू खां ने दी। बताते हैं कि मनकी बाई को उस समय हस्सू खां पर
प्रति माह एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी। कुछ किताबों में यह रकम 2000 प्रति माह बताई गई है। हस्सू खां के दादा उस्ताद नत्थन पीर बख्श को ग्वालियर घराने का जन्मदाता कहा जाता है। उस्ताद नत्थन पीर बख्श के दो पुत्र थे, कादिर बख्श और पीर बख्श। जनाब कादिर बख्श को ग्वालियर के राजा दौलत राव जी ने अपने राज्य में नियुक्त कर लिया था। जनाब कादिर बख्श के 3 पुत्र थे, जिनके नाम थे हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां। तीनों भाई मशहूर ख्याल गाने वाले और ग्वालियर राज्य के दरबारी उस्ताद थे। इसी में से जो उस्ताद हस्सू खां थे, वे जो है जानकी के गुरु बने। हस्सू खां के पुत्र का नाम गुले इमाम खान था और गुले इमाम खां के पुत्र मेहदी हुसैन खान थे, जिन्होंने अपनी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाया। जानकी बाई को सारंगी श्रीमान घसीटे और तबला रहमुद्दीन ने सिखाया। अपने सावले रंग और चेहरे के दागों को लेकर वह जब भी असहज होती तो उनके उस्ताद हस्सू खां उनकी हिम्मत बंधाते और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाते। हस्सू खां के माध्यम से ही जानकी बाई रीवा नरेश के यहाँ गद्दी पूजन समारोह में संगीत की प्रस्तुति देने जाती हैं। वे पर्दे के पीछे से अपना गीत प्रस्तुत करती हैं। उनके गीत से सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन राजा साहब उन्हें पर्दे से निकलकर गाने के लिए कहते हैं। इस पर जानकी बाई बड़ी विनम्रता से राजा साहब से कहती हैं कि संगीतकार के लिए सूरत नहीं सीरत महत्वपूर्ण है। राजा साहब उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और ढेरों इनाम देकर उन्हें सम्मानित करते हैं। मौसीकी से जानकी बाई की जो बेपनाह मोहब्बत थी, वो इस आयोजन के बाद रंग लाने लगी। यहाँ से दरबारों में गायन का जो सिलसिला शुरू होता है, वो जानकी बाई को सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है। कोई उन्हें बुलबुल कहता है तो कोई कहता है कि उनके कंठ स्वर में मिस्री की डलिया घुली हुई है। उनकी आवाज की तरावट और मिठास अद्भुत थी। ईमन और भैरवी राग पर उन्हें महारत हासिल थी। जानकी बाई को रागदारी में महारत मिली। ठुमरी और दादरा दोनों ही गायकी की शैलियों में वे बेजोड़ थी। इसके साथ ही वे पूर्वी, चैती, कजरी, बन्नी बन्ना, सोहर, फाग, होरी और गारी गाने में भी निपुण थी। वे अपनी नज़में खुद लिखती। मशहूर शायर और इलाहाबाद में जज के रूप में कार्यरत रहे खान बहादुर सैयद अकबर इलाहाबादी से उन्होंने गजलों की बारीकियां सीखी। कहते हैं कि कोई तवायफ जब शायरी भी करे तो वो 2 धारी तलवार हो जाती है। जानकी बाई 56 छुरी सिर्फ चाकू के 56 निशानों के कारण नहीं कहलाती होंगी, बल्कि अपनी आवाज की तरावट, उसकी मिठास, चुभते हुए कलामों के साथ अपनी खास तरह की गायकी के कारण भी शायद उन्हें यह नाम मिला होगा और जो उन्हें सार्थकता प्रदान करता होगा। जिन दरबारों की जानकी बाई आगे चलकर चहेती बनी, उनमें भरतपुर दरबार हैदराबाद, नेपाल के राणाओं का दरबार, दरभंगा रियासत, जौनपुर की रियासत मुख्य रूप से शामिल थी। लाहौर से रंगून और कश्मीर से हैदराबाद तक अनेकों रियासतों, नवाबों, उमराओं और जमींदारों के यहाँ जानकी बाई सम्मान के साथ बुलाई जाती थी। उन पर इनाम इकराम की बारिश होती। कलकत्ता के मशहूर सेठ बाबू ओमकारमल भी उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करते। इसी का परिणाम रहा कि जल्द ही जानकी बाई इलाहाबाद के सबसे धनी लोगों में गिनी जाने लगी। उनके नाम से इलाहाबाद में 1 दर्जन से अधिक कोठियां हो गईं। नवाबगंज परगना के पास बताते हैं कि बहुत सारी जमीन उन्होंने अपने नाम खरीदी। मुंशी सैयद गुलाम अब्बास उनकी इन तमाम प्रॉपर्टी की देखरेख और किराया वसूलने के साथ साथ कोर्ट कचहरी के मामले उनके तरफ से देखते थे। जानकी बाई मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर प्रस्तुति देने का पैसा नहीं लेती थी। गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी वे खुले दिल से करती रहीं। जरूरतमंद लड़कियों के विवाह में आर्थिक सहायता देना, रामबाग स्टेशन के आसपास मुसाफिर खाना बनवाना, ये सब उनके सामाजिक कार्यों में शामिल रहा। वे इलाहाबाद के चौक घंटा के पास रहती थी और बाद में वे प्रयागराज की तरफ आ गई। सन 1911 के आसपास इलाहाबाद के हिजाज टाउन में आयोजित एक संगीत के मुकाबले में जानकी बाई ने गौहर जान को बड़ी कड़ी टक्कर दी। मलकाए तरन्नुम, शान कलकत्ता, निहायत मशहूर और मारूफ गायिका गौहर जान जानकी बाई से उम्र में 5 से 10 साल बड़ी रही होंगी।
गौहर जान 1872-73 18 26 जून 1873 को उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। और हम लोग अगर जानकी बाई की जो जन्म तिथि है वो 1880 मान लें तो भी उसमें 7-8 साल का अंतर आ जाता है। लेकिन गौहर से छोटी होते हुए भी लगभग अपने आप को गायकी के क्षेत्र में उनके टक्कर में लाके खड़ा कर देना, ये बताता है, मतलब इस तरह की कहानियां बताती हैं कि गौहर जान थी। वो उस समय उनकी प्रतिष्ठा पूरे देश में थी, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के दम पर ये अपने आप को गौहर जान के बराबर लाकर खड़ा कर देती। दोनों के एक साथ कई बड़े आयोजनों में गायन प्रस्तुति के संदर्भ मिलते हैं। दिसंबर सन 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उनके स्वागत में दिल्ली दरबार में गौहर और जानकी बाई ने संगीत की यादगार प्रस्तुति दी। उन्होंने यह जलसा ताजपोशी का मुबारक हो नामक गीत प्रस्तुत किया। इनकी प्रस्तुति से प्रसन्न होकर जॉर्ज पंचम ने दोनों को सोने की 100 गिन्नियां भेंट की थी। बताते हैं कि इलाहाबाद के अतरसुइया पुलिस लाइन के जिस चबूतरे पर बैठकर जानकी बाई भजन गाती थी, एक बार उस गायकी के बीच आम जनता ने उनका इतना प्रोत्साहन बढ़ाया कि जब उनकी भजन गायकी खत्म होती है तो सब पाते हैं कि वह चबूतरा चांदी के सिक्कों से पट गया था। जब उन सिक्कों को गिना गया तो कुल रकम 14,070 रुपए निकली। जानकी बाई चूंकि धार्मिक स्थलों पर इस तरह के आयोजनों से जो पैसा वो इस तरह के आयोजनों के लिए स्वीकार ही नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे जो पैसा मिला वो बताते हैं कि वो इलाहाबाद के ही किसी खानकाह में उन्होंने दान कर दिया था। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सशस्त्र पुलिस की सुरक्षा दे रखी थी। जानकी बाई जहां भी जाती थी वो पालकी से चलती थी और उनके साथ पुलिस के सिपाही बंदूक के साथ हमेशा रहते थे। उनके पास 2 नाली बंदूक का लाइसेंस भी था। वे पालकी से चलती और दूर की यात्रा बग्घी या ट्रेन से करती। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, तेज नारायण मुल्ला, न्यायमूर्ति कन्हैया लाल, सुरेंद्रनाथ सेन, मुंशी ईश्वर शरण, लाला रामदयाल, हृदयनाथ कुंजरू और अमरनाथ झा जैसे संभ्रांत इलाहाबाद की जानकी बाई के कदरदानों में शामिल थे। हम सब जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू सन 1919 और 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इलाहाबाद से निकलने वाले दी लीडर्स नामक अखबार के पहले आप बोर्ड के चेयरमैन और फिर 1919 में आपने खुद दी इंडिपेंडेंट नाम से अपना अखबार शुरू किया। तेज बहादुर सप्रू बहुत बड़े कानूनविद एवं उर्दू और फारसी के बड़े विद्वान थे। ये सब संभ्रांत समाज इलाहाबाद का था जो कि जानकी बाई के कदरदानों में शामिल था। अपने जिन गीतों की गायकी के लिए जानकी बाई जानी गई, जो गीत उन्होंने रिकॉर्ड किए, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गीत इस प्रकार हैं कि जैसे उनमें नहीं भूले रे तुम्हारी सुरतिया रामा, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूं, गुलनारों में राधा प्यारी बसे, समधी देखो बाका निराला है रे, तोरी बोलिया सुने को तवाल तूती बोले ले, तू ही बाटू जग में जवान सांवर गुरिया, बाबू दरोगा कोने करनवा थरडा पियवा मोर, रंग महल के 10 दरवाजे, ये मतवारे नैनवा जुल्म करें, मजा ले लो रसिया नई झुलनी का, सैया निकस गए मैना लड़ी थी, यार बोली न बोलो चले जाएंगे, आओ आओ नगरिया हमारे, मोरा हीरा हेराम हिराए गए, एक काफिर पर तबीयत आ गई। ये शायद उनकी गजल है। कन्हैया ने मारी रंग पिचकारी, अब न बजाओ कान्हा बंसिया, चुलिया मस्की जाए, हथवा लगत कुम्हलाइल हो रामा जूही की कलियां, तो के लेके निकस जैबे जैसे गीत जानकी बाई ने गाए और वो इन सभी गीतों के लिए जानी गई। सन 1931 के आसपास जानकी बाई की नज्मों का संकलन, जिसे दीवान कहते हैं, दीवाने जानकी नाम से प्रकाशित हुआ। कुछ जगहों पर कुछ किताबों में इलाहाबाद के ही इसरार करीमी प्रेस द्वारा इसे प्रकाशित बताया गया, लेकिन जब मैं खोजने लगा इंटरनेट वगैरह पे तो मुझे इसरार करीमी प्रेस का नाम कहीं मिला नहीं, बल्कि असरार करीमी प्रेस इलाहाबाद मिला। और
मैंने देखा कि 1923 के आसपास भी इस प्रेस से छपी किताबों का जिक्र मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रेस है जहाँ से उनका दीवान छपा था, ये निश्चित तौर पर इलाहाबाद के जॉनसनगंज वाला असरार करीमी प्रेस होना चाहिए, जिसका पता 143 जॉनसनगंज इलाहाबाद 211003 है। यहीं से अकबर इलाहाबादी की भी कुछ छपी हुई किताबों के संदर्भ मिलते हैं, जैसे अकबर इलाहाबादी कुल्लियत वॉल्यूम 3 इलाहाबाद असरार करीमी प्रेस 1940। और चूंकि मुझे लगता है कि अकबर इलाहाबादी ही उन्हें ये सारी चीज़ें सिखा रहे थे, गज़ल की बारीकियां वगैरह, तो जब उस दीवान को प्रकाशित होने वाली बात हुई होगी तो निश्चित तौर पे अकबर इलाहाबादी ने इसी प्रेस का जिक्र किया होगा। अब हम बात करते हैं ग्रामोफोन की। ग्रामोफोन, जिसे फोनोग्राफ अथवा रिकॉर्ड प्लेयर भी कहा जाता है, भारत में नेटिव रिकॉर्डिंग के लिए सन 1902 में आता है और वो नेटिव रिकॉर्डिंग को शुरू करता है। ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर लिमिटेड के लिए रिकॉर्डिंग जानकी पाई ने मार्च सन 1907 में दिल्ली से शुरू किया, जबकि ये रिकॉर्डिंग सबसे पहले शुरू हुई थी कलकत्ते से। उन्हें 20 टाइटल के लिए उस समय मात्र 250 रुपये दी गए। सन 1907 में जब वो दिल्ली में रिकॉर्डिंग कर रही हैं तो उन्हें 20 टाइटल्स के लिए मात्र 250 रुपये दिए गए, जिसकी कुल 2408 डिस्क उस कंपनी ने बेचे। फिर नवंबर 1908 में वे कलकत्ता में रिकॉर्डिंग करती हैं और इस बार 24 टाइटल के लिए उन्हें 900 रुपये दिए जाते हैं। ये इस रिकॉर्डिंग का सिलसिला आगे बढ़ता है और नवंबर 1909 में दोबारा दिल्ली में रिकॉर्डिंग हुई और इस बार उन्हें 22 टाइटल्स के लिए 1700 रुपये दिए गए। दिसंबर 1910 में दिल्ली में ही उन्हें 22 टाइटल्स के लिए 1800 रुपये दिए गए और सन 1911 आते आते कलकत्ता के ही पैथेफोन एंड सिनेमा कंपनी कुल 60 से 70 टाइटल की रिकॉर्डिंग के लिए जानकी बाई को 5000 रुपये उस समय देती है। अब उन्हें ग्रामोफोन सेलिब्रिटी कहा जाने लगा। कई लोग उन्हें रिकॉर्डिंग क्वीन के नाम से पहचानने लगे। महफिलों में गायन प्रस्तुति के लिए 1915-1920 आते आते जानकी बाई 2000 से कम की राशि स्वीकार नहीं करती थी। ये दिखाता है कि मात्र 4 सालों में जानकी बाई 2050 रुपए से 5000 रुपए तक का मेहनताना पाने लगी थी। अलग अलग कंपनियों के लिए उन्होंने 1931-32 तक लगातार रिकॉर्डिंग की। इस तरह उनके सैकड़ों टाइटल रिकॉर्ड्स हुए होंगे। जैसा कि ये सारे रिकॉर्डिंग के ग्रामोफोन कंपनी सबकी तरफ से है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सब सुरक्षित नहीं रखे जा सकते। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद वे अपनी शानदार और ठनक भरी आवाज में मैं जानकी बाई इलाहाबादी जरूर कहती थी। ये उस समय की एक परंपरा थी, क्योंकि कई बार डिस्क रिकॉर्डिंग के बाद वो डिस्क किसकी है ये पता लगाने का कोई कारण नहीं था। अगर उसका लेबल निकल जाए तो मुझे लगता है कि एक परंपरा सी बन गई थी कि जो गायक है या जो रिकॉर्डिंग दे रहा है वो अंत में अपना नाम बोल देता था। जैसे गौहर खुद कहती थी कि माय नेम इज गौहर खान, ठीक उसी तरह जानकी बाई मैं जानकी बाई इलाहाबादी कहती थी। कव्वाली पे काम करते हुए मैंने देखा कि कई कव्वालियों की रिकॉर्डिंग में भी यही चीज देखने को मिलती है कि मैं कालू कव्वाल, या इस तरह से वो अपनी बात कहते थे। कई गुमनाम कव्वाली के फनकारों की तो जानकारी ही इसी परंपरा की बदौलत मिल पाई, क्योंकि वो कव्वाली तो मिल जाती लेकिन उस कव्वाली को गाने वाले कौन है शायद वो हम लोग न जान पाते। इलाहाबाद में रिकॉर्डिंग की सुविधा सन 1916 के बाद शुरू होती है। वार्षिक तौर पर कई रिकॉर्डिंग कंपनियां जानकी बाई से अनुबंध करना चाह रही थी, जिसके लिए वे उन्हें मोटी रकम का लुभावना प्रस्ताव भी देती। लेकिन जानकी बाई किसी एक कंपनी के साथ बंद कर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने किसी तरह का वार्षिक अनुबंध किसी कंपनी के साथ नहीं किया। जानकी बाई ने इलाहाबाद के ही वकील अब्दुल हक से निकाह किया और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मियाँ अब्दुल हक पहले से विवाहित थे और उनके बच्चे भी थे। उनका आवास मेंदौरी में इलाहाबाद में कहीं पे था, लेकिन जानकी बाई का इनके साथ रिश्ता जो संदर्भ मिलते हैं वो ये बताते हैं कि ये रिश्ता बड़ा उलझा हुआ, बड़ा कश्मकश भरा, बड़ा तनावपूर्ण रहा और इसकी परिणति अंततः यही होती है कि यह रिश्ता
अपनी तरफ से जानकी बाई खत्म करती हैं, ये रिश्ता टूट जाता है। उनकी अपनी कोई संतान न होने के कारण जानकी बाई ने अबुल अजीज नामक एक बच्चे को गोद भी लिया था, लेकिन यह लड़का बुरी संगत में पड़कर गांजे और भांग का नशेड़ी हो गया था। बताते हैं कि कटरा में अक्सर वो भांग और गांजे के नशे में घूमते हुए मिल जाता था। जानकी बाई को लगा कि शायद विवाह हो जाने के बाद अच्छी जीवन संगिनी मिलने से यह सुधर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे अबुल अजीज की शादी एक 14 वर्षीय कन्या चांदनी से कराती हैं, लेकिन इस शादी के बाद भी उस लड़के की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं होता। इस रिश्ते से भी जानकी बाई को निराशा ही हाथ लगती है और अंततः उन्होंने पति और गोद लिए नशेड़ी बेटे से एक समय आता है जब वो पूरी तरह अपना रिश्ता तोड़ लेती है। बहू चांदनी इनके रहते ही, जानकी बाई के रहते ही किसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जीवन के अंतिम दिनों में रिश्तों की चोट से आहत जानकी बाई ने अंततः एक ट्रस्ट बनाकर, धर्मार्थ ट्रस्ट बनाकर अपनी सारी संपत्ति उस ट्रस्ट के हवाले कर दी। यह ट्रस्ट वही काम करता रहा जो जानकी बाई अपने जीवन में कर रही थी, जैसे कि जरूरतमंद लड़कियों की शादी कराना, तालीम के लिए आर्थिक सहायता देना, वैद्यकीय जरूरतें पूरी करने जैसे अनेकों समाजोपयोगी कार्य ये ट्रस्ट करता रहा। जानकी बाई की मृत्यु इलाहाबाद में ही 18 मई सन 1934 में हुई। महफिलों की शान मानी जाने वाली जानकी बाई के अंतिम समय में उनका अपना कहलाने वाला उनके पास कोई नहीं था। जानकी बाई को इलाहाबाद के आदर्श नगर स्थित काला डांडा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। यहाँ 56 छुरी की मजार आज भी है। इस मजार के निचाट सोनेपन में भी जब हम गए तो हमें लगा कि कोई चुप्पियों का राग यहाँ आज भी छेड़ता है। पास में फूली हुई 2-4 सरसों मानो सारंगी और ढोलक पर साथ दे रही। हम वहां से चलने को हुए तो जैसे हवाओं ने हमारे कान में कहा, इन्हें याद रखना किसी पुराने वादे की तरह। मित्रों, ये थी जानकी बाई और मैंने और मेरी सहयोगी प्राध्यापिका डॉक्टर उषा आलोक दुबे के साथ हम लोगों ने कोशिश की कि उनके बारे में एक प्रस्तुति आप लोगों के बीच रख सकें। इसके पहले हम लोगों ने गौहर जान के बारे में अपनी प्रस्तुति आपके सामने रखी थी। हमारी कोशिश है कि दूसरी भी जो इस तरह की फनकारा हैं, रसूलन बाई हैं, जिद्दन बाई हैं, उनके बारे में हम आगे चलकर परिस्थितियां अगर साथ देंगी तो हम निश्चित तौर पे आप लोगों के बीच दोबारा हाजिर होंगे। आपने हमें सुना और हमें ये मौका दिया कि हम अपनी जानकारी आपके साथ साझा कर सकें। उसके लिए आप सभी का हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।